नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आज मैं डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी इकाई 3 में पद्य शिक्षण को लेकर हाजिर हुआ हूँ। पद्य शिक्षण, प्यारे साथियों, पहले इस शब्द को समझना है। साहित्य की हमारे पास जो साहित्य हिंदी का है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य की हमने बात की थी, अब हम पद्य की बात करेंगे। पद्य वह छंदबद्ध या छंद मुक्त संगीतात्मक रचना होती है जिसमें कल्पना एवं भाव तत्व की प्रधानता रहती है। यानी कि वो छंदबद्ध रचना होती है और छंद मुक्त भी हो सकती है, लेकिन उसमें कल्पना और भाव तत्व दोनों की प्रधानता रहती है। अर्थात उसमें रागात्मकता रहती है, संगीतात्मकता रहती है। राग होता है प्रेम, प्रेम उसका मूल तत्व होता है पद्य का, और संगीतात्मकता अर्थात उसे गाया जा सकता है। प्राचीन समय में साहित्य के नाम पे केवल पद्य लिखा जाता था और इसीलिए साहित्य को काव्य कहा गया है। तो इसकी जितनी भी परिभाषाएं दी गई है भारतीय प्राचीन आचार्यों द्वारा, वो काव्य के तौर पे दी गई है। भामा ने कहा शब्दार्थ सहित काव्यम, विश्वनाथ ने कहा रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात जिसमें रस हो वो काव्य है, अर्थात वही पद्य है। तो इस तरह से कुछ भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं, कुछ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं। तो उन सब परिभाषाओं को आपने दो परिभाषाएं आपने पद्य की देनी है। पाश्चात्य विद्वानों में मिल्टन है, जॉर्डन है, और आपका जैसे बहुत सारे और है, जैसे पोएट्री इज द, उन्होंने पोएट्री करके कहा है, ओवरफ्लो ऑफ द इमोशंस एट द टाइम ऑफ द ट्रैंक्विलिटी, वर्ड्सवर्थ है। तो इस तरह से आपने कुछ दो परिभाषाएं भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की देनी है, लेकिन इसको समझना है कि पद्य क्या है। यानी कि पद्य छंद युक्त और छंद मुक्त संगीतात्मक रचना है जिसमें राग का अर्थात प्रेम की प्रधानता रहती है और भाव और कल्पना तत्व की प्रधानता रहती है। गद्य में जो बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। अब यहां पर ये पद्य यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक पद्य लिखा गया। उसके पश्चात पद्य का स्वरूप बदल गया और पद्य से ही कविता निकली। तो हम पद्य शिक्षण की बात करते हैं। आपके सिलेबस में कई जगह पद्य शिक्षण होगा, कई जगह कविता शिक्षण होगा। जब हम पद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं तो अर्थात छंदबद्ध या छंदयुक्त संगीतात्मक रचना को कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनको पद्य की जानकारी देनी है, इसको कहता है पद्य शिक्षण। अब पद्य से जो है आधुनिक काल में कविता निकली। पद्य और कविता में भी अंतर है, लेकिन सामान्यतः पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की बात की जाती है। अंतर यह है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में पद्य लिखा गया अर्थात छंद युक्त लिखा गया। उसमें छंद थे, निश्चित मात्राओं का क्रम था, वर्ण था, इसलिए उसे कविता नहीं कहा जा सकता। लेकिन आधुनिक काल से कविता शुरू हुई। अर्थात कविता क्या है, अब कविता की भी मैं बात करूंगा। कविता पद्य परंपरा की ही रचना है, अर्थात पद्य से ही निकली हुई एक रचना है। कविता पद्य परंपरा की रचना है। कैसी रचना है? शब्दमय रचना है जिसके अर्थबोध से आनंद की सृष्टि होती है। अब कविता शिक्षण की बात करेंगे तो कविता को कैसे पढ़ाया जाए, कविता किस तरीके से समझाई जाए, उस विधि को कविता शिक्षण कहा जाता है। तो आपके लिए पद्य शिक्षण आता है या कविता शिक्षण आता है? दोनों आप सामान्यतया एक समझे, लेकिन दोनों में अंतर है। पद्य जो है छंदबद्ध होता है और कविता छंदबद्ध भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है। तो ये अंतर थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो सीधी बात है पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण। अब मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। तो पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या? उद्देश्य है कविता क्यों पढ़ाई जाए और पद्य क्यों पढ़ाई जाए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। यानी कि उसमें कुछ अच्छी बातें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य को मैं एक ही इसमें आपको समझा रहा हूँ। तो पहला उद्देश्य है कविता पाठ करने की योग्यता विकसित करना। कविता पाठ या पद्य पाठ, कविता गद्य से हटके विधा है। बच्चों को ये सिखाना कि कविता पढ़ी कैसे जाती है, उसका पाठ कैसे किया जाता है, वो गद्य से भिन्न है।
कहानी पढ़ना अलग है, लेकिन कविता या पद्य पढ़ना एकदम अलग है। तो इसकी योग्यता विकसित करना कि कविता पाठ बच्चे कर सके, वो हमारा उद्देश्य है। वो कैसे होता है? उसमें सुर होता है, लय होती है, ताल होता है, छंद होते हैं, मात्राएं होती है। तो यति गति के साथ, लय के साथ कविता का वाचन करना ही हमारा, बच्चों को सिखाना हमारा उद्देश्य है। दूसरा, रुचि उत्पन्न करना। कविता में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों की पद्य में रुचि उत्पन्न करना कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। ये आपका लंबा विषय है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तीसरा, सौंदर्यानुभूति में वृद्धि करना। कविता में काव्य सौंदर्य रहता है। काव्य सौंदर्य मतलब कविता की सुंदरता। अब मैं काव्य बोल रहा हूँ या कविता बोल रहा हूँ, पद्य बोल रहा हूँ, एक ही बात है। तो कविता में या पद्य में सुंदरता रहती है। वो सुंदरता दो भागों में होती है। एक उसका होता है भाव सौंदर्य, कि उसके भाव कितने सुंदर है। दूसरा होता है उसका भाषा सौंदर्य, कि उसकी भाषा कितनी सुंदर है। नाद सौंदर्य भी जिसको कहते हैं, सुनने में कैसी लगती है। तो ये सौंदर्यानुभूति बच्चों को करवाना, उसके भाव की भी और उसके भाषा की भी, इसको कहते हैं सौंदर्यानुभूति। तो ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चे कविता का सौंदर्य ग्रहण कर सके। अगला, कल्पना शक्ति का विकास। कविता में कल्पना तत्व की प्रधानता रहती है। तो बच्चों को कल्पनाशील बनाना, उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करना, विकसित करना। कल्पना हमारे सृजन का पहला आधार है। तो ये कल्पना शक्ति का विकास करना कविता का उद्देश्य है। उसी तरह से सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता, रचनात्मकता। कविता सृजनशील है, स्वयं में सृजनशील है। नए विचारों को सामने लाना, नई रचना करना। तो ये बच्चों में सृजनात्मकता का विकास काव्य के द्वारा किया जाता है। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। भावनात्मक विकास। कविता भावनाओं पर टिकी होती है। पहले भी मैंने कहा था कि कविता में कल्पना और भाव तत्वों की प्रधानता होती है। तो बच्चों को भावनात्मक बनाना। संसार में ना तो कोई विषय, ना गणित, ना समाज, ना आपका विज्ञान बच्चों को भावनाशील नहीं बना सकता, भावनात्मक विकास नहीं कर सकता। भावनात्मक विकास केवल साहित्य करता है, और साहित्य में भी कविता करती है। उनको सहृदय बनाती है। सहृदय का विकास करना ये हमारा अगला उद्देश्य है। सहृदय, कोमल हृदय बनाती है। उनके अंदर प्यार, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, ये सब भाव को कविता जगाती है। तो भावनात्मक विकास करती है वो, और उनको सहृदयता का विकास करती है। अलग भी हेडिंग हम इसमें बना सकते हैं। सहृदयता का विकास, उनको सहृदय बनाती है, कोमल हृदय बनाती है। और हमारा उद्देश्य एक अच्छे नागरिक पैदा करना है। कोमल ऐसे नागरिक पैदा करना है जो सहृदय हो, दूसरों के दुखों को, दर्द को समझ सके, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। रसास्वादन करवाना। रस, कविता में रस होता है। किसी भी साहित्यिक रचना को पढ़ने से, सुनने से या देखने से पाठक को, दर्शक को, श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो इस रस के लायक बच्चों को बनाना, रसानुभूति उनको करवाना कविता शिक्षण का उद्देश्य है। आनंदानुभूति करवाना। कविता में आनंद, कविता को पढ़ने से आनंद आता है, पाठक भाव विभोर हो जाता है, या दर्शक या श्रोता जो भी हो। तो ये साहित्य का गुण है। तो कविता के माध्यम से काव्यानंद की अनुभूति करवाना। 3 तरह का आनंद होता है, यहाँ मैं विशेष ज़्यादा बात नहीं करूँगा। विषयानंद, सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त आनंद, काव्यानंद, कविता से प्राप्त आनंद, और ब्रह्मानंद। तो हमारा उद्देश्य काव्यानंद को ग्रहण करवाना, अर्थात बच्चों को उस आनंद की अनुभूति करवाना। मानवीय गुणों का विकास। कविता का उद्देश्य बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना है, अच्छे मानव बनाना है, अच्छे इंसान पैदा करना है, चारित्रिक विकास करना, उनके चरित्र को मजबूत बनाना है, उसमें सामाजिक विकास करना, साहित्यिक विकास करना, शारीरिक विकास करना। ये मैंने सारे विकास जितने शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, चारित्रिक, सृजनात्मक और आखिर में सर्वांगीण विकास करना। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये गद्य में भी आते हैं इस तरह के विकास। ये मैं सर्वांगीण विकास की बार बार बात करता हूँ। शारीरिक, मानसिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और आखिर में सर्वांगीण विकास। ये गद्य में की भी विशेषताएं और पद्य में की शिक्षण की भी विशेषताएं। आखिर में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति की जानकारी देना, अर्थात काव्य शास्त्र की जानकारी देना। कविता में रस रहता है, छंद रहते हैं, अलंकार रहते हैं, शब्द शक्तियाँ रहती है। ये सारा काव्य शास्त्र है। इन सब की जानकारी बच्चों को देना हमारा पद्य शिक्षण या काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये थे हमारे उद्देश्य पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण के, और यही महत्व है और यही हमारी आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं पद्य शिक्षण की प्रणालियां या विधियां, कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा कविता या पद्य पढ़ाया जाए। उनको कहते हैं प्रणालियां या विधियां। कौन सी विधि अपना सकता है अध्यापक जब कविता शिक्षण करवाना है, पद्य शिक्षण करवाना है?
तो सबसे पहली विधि गीति या नाट्य विधि। गीति या नाट्य विधि। गीत अर्थात कविता को कविता पाठ गा करके पढ़ा जाए, उससे बच्चों को जो नाद सौंदर्य होता है कविता का, उससे बच्चे अभिभूत हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंद उनको आता है। तो गीत गा करके, और साथ में नाट्य विधि, साथ में हाव भाव के साथ, उचित लय के, सुर लय ताल के साथ, हाथों से अंगों से अभिनय करके, आंखों से, अपने चेहरे से, अपने हाथों से, तो उसको कहते हैं अभिनय। अर्थात ये विधि साथ साथ चलती है, गीति ऑब्लिक नाट्य विधि। गाओ भी कविता को, अब जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, तो गा भी रहे और अंग संचालन भी करे, नाट्य विधि भी दोनों है। बड़े बच्चों को हम पढ़ाते चमचमात चंचल नयन घूंघट पट झीन मनो सुर सरिता विमल जल उर्झत जगुमीन। तो आप जब इसी तरह से कविता को पढ़ाते हैं तो इससे बच्चों के अंदर रुचि जागृत होती है और ध्यान से उसको सुनते हैं। दूसरी विधि शब्दार्थ या अर्थबोध विधि। इस विधि में अध्यापक पहले कविता का आदर्श सस्वर वाचन करता है, फिर बच्चे अनुकरण सस्वर वाचन करते हैं, उसके पश्चात वो अपरिचित शब्दों के अर्थ बताता है, और अर्थ बताने के साथ साथ इसीलिए इसको शब्दार्थ या शब्द का अर्थ बताते हुए अर्थ बोध करवाता जाता है, और फिर कविता का अर्थ बच्चों को बताता जाता है। तो इसी तरह से अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। ये विधि अधिक उपयुक्त नहीं है, इस विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न के साथ साथ कविता आगे बढ़ाई जाती है। ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। चौथी विधि है व्याख्या विधि। विधि या प्रणाली व्याख्या। इसमें अध्यापक कविता का सस्वर वाचन करता है, आदर्श सस्वर वाचन करता है, बच्चे अनुकरण सस्वर वाचन करते हैं, उसके पश्चात अध्यापक व्याख्या करनी शुरू कर देता है। अर्थात उसका पूरा भावार्थ, उसका पूरा काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य बताता है। ये व्याख्या विधि में 3 तरह की विधियों का प्रयोग अध्यापक करता है। पहली आगे व्यास विधि। व्यास विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है, वो कविता का वाचन करता है, उसके पश्चात जटिल शब्द बताता है, उसके पश्चात उनकी व्याख्या करता जाता है, बच्चे निष्क्रिय होकर के सुनते हैं। ये व्यास विधि। दूसरी तुलना विधि। अध्यापक जो है दूसरी व्याख्या करता है तुलना विधि के द्वारा। तुलना विधि में क्या करता है, 2 कवियों की कविताओं की तुलना की जाती है। मान लीजिए कबीर को पढ़ा रहा है, कबीर के दोहे पढ़ा रहा है, दूसरे रहीम के दोहे पढ़ा रहा है। एक दोहा कबीर का पढ़ा रहा है, उसकी तुलना जो है रहीम के दोहे से वो करता है। तो ये तुलना विधि है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तीसरी व्याख्या समीक्षा विधि। समीक्षा विधि भी बड़े बच्चों के बड़े स्तर की विधि है, छोटे स्तर के बच्चों के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। इसमें अध्यापक जो है पूरी कविता को पढ़ाता है, व्याख्या करता है, उसके बाद समीक्षा करता है, अर्थात छात्रों को भी समीक्षा करने को कहता है। वो उसमें भाग लेते हैं कि आपको क्या इसमें अच्छा लगता है, कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, इन सब बातों पर चर्चा की जाती है। तो ये हमारी प्रणालियाँ हैं या विधियाँ हैं पद्य शिक्षण की। गीति या नाट्य विधि, शब्दार्थ अर्थबोध विधि, प्रश्नोत्तर विधि और चौथी व्याख्या विधि, जिसमें 3 तरीके से व्याख्या होती है, व्यास विधि द्वारा, समीक्षा विधि द्वारा और तुलना विधि द्वारा। तो आज का हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा पद्य शिक्षण के सोपान और पद्य शिक्षण के सोपान के साथ साथ पद्य में रुचि बढ़ाने के साधन। तब तक अपना ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।